बात करते हैं उस ऑर्डर की जो कल रात देर गए सामने आया और जिसके तहत अब जम्मू कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर G20 समिट कराने के हवाले से कमेटियों को तश्कील दे दिया गया है। माना जा रहा है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से दफा 370 और 35 के खात्मे के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर G20 मुल्कों का इजलास तलब किया जा सकता है। वजारत खारजा इस सिलसिले में अगरचे फाइनल डिसीजन अभी ले सकती है, यानी अभी भी डिसीजन जो है वो रिव्यू हो सकता है, लेकिन फिलहाल इब्तिदाई खबरें जो हमारे पास है वो यही है कि मरकजी इंतजामिया ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि अगली G20 की जो G20 का जो इजलास होगा वो जम्मू कश्मीर के अंदर होना चाहिए। और इस सिलसिले में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर इंटरिम कमेटी को नॉमिनेट कर दिया गया है और नोडल ऑफिसर के तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने सीनियर मोस्ट ऑफिसर धीरज गुप्ता को इस काम के लिए लगा दिया गया है कि वो तमाम तर अरेंजमेंट्स और कोऑर्डिनेशन करे मरकज के साथ, ताकि G23 का इजलास जो सन 2023 में मुनक्किद होने जा रहा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो। अब एक बार पहले ये याद रखिएगा G20 मुल्कों के अंदर कौन कौन है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो 20 मुल्क हैं जिनका इजलास जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है, क्योंकि 4 जून का जो कम्युनिकेशन आया था, जो खत किताबत का सिलसिला जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ हुआ था मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से और मिनिस्ट्री फॉर होम की तरफ से, उसको देखने के बाद ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इंटरिम कमेटी बना दी है जो इस प्रिपरेशन को देखेगी। एक तरफ से ये चल रहा है। अब ये इजलास पॉलिटिकल जाविये से कैसे है और दीगर मामलात पर इसका क्या, जम्मू कश्मीर पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। 370-35 से खत्म होने के बाद पहला इंटरनेशनल बड़ा इवेंट जिस पर दुनिया भर की नजरें होती है, अगर ये कश्मीर के अंदर होता है तो वाकईतन जम्मू कश्मीर एक बार फिर दुनिया भर की नजरों में मरकूज होगा और इससे जम्मू कश्मीर की मायशियत और जम्मू कश्मीर के अंदर दीगर मामलात को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। हुकूमती ज़राया इस तरीके की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या कुछ ये पूरी खबर है, इसको किस तरीके से एनालाइज किया जाए, हमारे साथ 2 मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सोहेल काज़मी साहब है, मारूफ सहाफ़ी है और तज्ज़िया निगार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जब हम आज इसको दोबारा डेलिब्रेट कर रहे हैं और उस वक्त ये सनद के साथ खबर सामने आ रही है जब कल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी करते हुए अपनी कमेटी तश्कील दी, जिसमें धीरज गुप्ता साहब जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल है उन्हें नोडल ऑफिसर के तौर पर तैनात कर दिया गया ताकि G20 को लेकर जो इंतजामात करते हैं वो मुकम्मल हो सके। आपकी नज़र में G20 मुल्कों का इजलास वादी कश्मीर में होना या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर होना, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट कहां कहां पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए इशफाक भाई, पहले तो एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आप और मैं हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना बड़ा इवेंट जो शायद इस साल शेड्यूल था इंडोनेशिया में, लेकिन वो शिफ्ट करके भारत में हो रहा है और भारत में भी वहां हो रहा है जो हिंदुस्तान की ताज है जम्मू कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, उस यूनियन टेरिटरी में हो रहा है। तो ये पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये छोटा मोटा इवेंट नहीं है। ये G20 जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि 20 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं और 20 कंट्रीज का में क्या बेहतर हो सकता है, ये G20 वो है। और मैं समझता हूँ कि इस इवेंट का फायदा जो है जम्मू कश्मीर के बच्चे से बुजुर्ग तक होगा और पूरा फोकस जो है इंटरनेशनली पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उन दिनों में और उन डेलिब्रेशंस को देखती रहेगी कि क्या अच्छा और बेहतर, और ये लोग जो हैं जो भी आएंगे डेलीगेट्स वहां से G20 का समिट तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा जब वो जम्मू कश्मीर में लैंड करेंगे तो वो देखेंगे कि वाकई ही दुनिया में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना वाजिब है और कहीं ना कहीं इस यूनियन टेरिटरी में कुछ और चीजें अच्छी हो सकती हैं, तो मुझे लगता है वो साजगार चीजें जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी और जम्मू कश्मीर को एक जो ग्रहण लगा हुआ है हमेशा अलगाववाद और ये सब चीजें जो है वो हट के एक फोकस जो है वो बाकी चीजों पे आएगा। इकोनॉमी को ठीक करने की बात होगी, टूरिज्म को ठीक करने की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात होगी और
वो ये सब चीजें इंडिकेट करेंगी कि हमारा यूथ जो है, जो हमेशा नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है और करना चाहता है अच्छे से अच्छे माध्यम से, वो मुझे लगता है उनको उनके रास्ते हमवार होंगे इस G20 समिट के साथ। और ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो डिस्कस होंगी और नेचुरली फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। और 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी चाहते हैं कि पीपल्स विल जम्मू कश्मीर में प्रिवेल करे, और पीपल्स विल ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपीज करने के लिए G20 नहीं होगा, ये लोगों की एस्पायरेशंस के लिए ऐसे इवेंट्स मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सोहेल साहब, मौजूदा वक्त में मुआशी या इक्तिसादी तौर पर इसे एक बड़े इवेंट के तौर पर तो देखा जा रहा है, लेकिन क्या ये मौजूदा पॉलिसियों का या फिर भारत सरकार की जो सिफारती सतह पर जो पॉलिसी है उसको भी एक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है? 100%, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे जो दिमागों में कुछ चीजें ऐसी अटक गई हुई हैं जम्मू कश्मीर की आवाम में। इस वक्त जम्मू कश्मीर 2 साल से कोविड, और फिर जबकि हम 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर ढूंढ रहे हैं, और फिर कोविड आ गया और कुछ चीजें जो कंसीव थी वो नहीं हो पाई, डिले हो गई। लेकिन मरकज चाहता है कि जम्मू कश्मीर को सड़कों के जाल से, टूरिज्म के जाल से और बाकी चीजों से, जो लोग भी चाहते हैं कि एक अमन अमान और एक खुशहाल कश्मीर का तस्वर जो कंसीव है वो इसी तरह जम्मू कश्मीर में प्रिवेल करे, और बाकी चीजें जो हैं वो खुद देखेंगे। और G20 उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिज के तौर पे काम आएगा, और उसके बाद और उसके उन दिनों में आप देखेंगे कि सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर पे रहेगा, और उसका फायदा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। बहुत शुक्रिया सोहेल काजमी साहब फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कविंदर गुप्ता साहब फॉर्मर डिप्टी CM है और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता साहब ज्वाइन करने के लिए। बीजेपी की एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी पर अगरचे विपक्ष हमेशा तंज कसता रहा और कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में और फेलियर्स में मोदी गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल है जी। यही वजह है कि कभी OIC, कभी UN और कभी पाकिस्तान की तरफ से और चीजें लगातार उठाई जा रही है, जबकि माजी में ऐसा नहीं होता था। अब जिस तरीके से G20 का एक फॉर्मेट तय किया गया है कि इस बार यानी अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो जो जम्मू कश्मीर में होनी है, और कमेटियां बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई गई हैं, क्या मैं ये मानूं कि ये उन सभी सवालों का, उन सभी विपक्ष की बातों का जवाब मोदी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, एंटायर नेशन को भी, और अक्रॉस द बॉर्डर भी एक मैसेज चला गया? देखिए, ग्रुप 20 का समिट जम्मू कश्मीर में होना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। नंबर 1, यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, तो उसकी जो नीयत है, उसकी जो दिशा है, वो यहाँ पर सामने। तमाम बड़े देश इस समिट में शामिल होते हैं जी। जो एक परसेप्शन हमारे देश के लिए बनाई जाती रही है जम्मू कश्मीर को लेकर के, वो पीछे मैं ये कहना चाहूंगा कि नालायक सरकारें रही जो जम्मू कश्मीर को लेकर के डिफेंसिव होती थी। आज एक ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के रूप में हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके कारण से जम्मू कश्मीर को जानने का एक मौका समिट द्वारा जी। कितना सुधरी है ये 370 तोड़ करके, ये हमारा आंतरिक मामला था। लेकिन अभी भी जो कुछ लोग ये लेकर के कि पाकिस्तान से बात करिए, इसको हम UN में ले जाएंगे, उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। और मुझे लगता है कि इस सारे माहौल में, वाले समय में जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए और जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल लेवल पर उसको जाना जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि जिस प्रकार से हम पर अपना एक नया मुकाम बना चुके हैं, नया स्थान बना चुके हैं, और कोई भी जो बातचीत होती है विश्व को लेकर के, वो भारत के बिना पॉसिबल नहीं है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री जी का विजन, प्रधानमंत्री जी की सोच, प्रधानमंत्री जी का एक जो इंटरनेशनल लेवल पर वो साथ मिल महत्वपूर्ण। तो कविंदर साहब, ये आसान लफ्जों में ये समझें कि भारत का जो वर्ल्ड ओपिनियन, वर्ल्ड के सामने जो ओपिनियन है कश्मीर को लेकर, और जो उसको मजबूती मिलेगी, और इससे और जो सरहद पार से हमेशा से ओपिनियन रहा है जम्मू कश्मीर को, और 5 अगस्त के बाद और एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा पाकिस्तान सरकारों का, उस पर पाकिस्तान के लिए जवाब या पाकिस्तान के उस ओपिनियन को कमजोर करेगा,
ऐसा आप मानते हैं, और भारत का जो ओपिनियन है उसको स्ट्रांग करने में मदद मिलेगी इस इवेंट से? देखिए, पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी क्या हालत है ये सभी देश जानते हैं, और खास करके पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई डर नहीं है। ना तो ये जो अपने अंदर बैठे हुए लोग हैं जो वकालत करते हैं उनकी बैठ, चाहे तो महबूबा मुफ्ती हो, ये फारूक अब्दुल्ला हो, या कुछ देशों को लेकर के, इवन यहाँ पर जो मुस्लिम देश हैं वो भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। एक डेवलपमेंट का दौर है, आतंकवाद का दौर नहीं है। जिस प्रकार से अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार पाकिस्तान ने फैलाया है, तो उस सभी माहौल में एक, मुझे लगता है, एक पॉजिटिव ये जो कदम होगा, और आने वाले इस समिट में तो निश्चय ही कुछ नई डॉक्टर कविंदर गुप्ता साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बड़ी डेवलपमेंट्स है, जो पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल पॉजिटिव साइन भी है, लेकिन क्या हम ये एक्सपेक्ट करके G20 समिट के होने से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी जो इस पूरे प्रोसेस को एंडोर्स करवाएगी और जो इस पूरे प्रोसेस के साथ चलेगी, ताकि एक क्लियर कट मैसेज आए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है? बिल्कुल, ये जो पीछे केंद्र सरकार इसके लिए बहुत सीरियस है, और इलेक्शन कमीशन द्वारा, ये डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जिस अपने टाइमली दी गई, कोरोना के कारण से कुछ डिले हुआ, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि अभी भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो वोटिंग मशीन है उनको ये जो लाने का भी काम शुरू हो गया है। इसके अलावा ये जो वोट बनाने का काम भी शुरू होने वाला है, तो उम्मीद करनी चाहिए इसी साल 2022 में एक हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात G20 की थी, इस बीच क्या कुछ होगा, और बातों में ये बात भी कि इस साल के आखिर तक चुनाव भी हो सकते हैं, और जब अगले साल फिर G20 समिट होगा, हो सकता है रियासत के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हो जो उस काम के शाना बशान हो जो मरकजी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाहती है।